नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 10वीं कक्षा की पुनरावर्तन भाग में पुनरावर्तन तौर पर सीखेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको मिड टर्म एग्ज़ाम भी आ रहा है, उस हिसाब से हम क्या है पार्ट 2 एक होने के बाद एक हम लोग सीखेंगे। जो मैं आज ले रही हूँ कश्मीरी सेब का पाठ हो चुका है, लेकिन अब क्या करेंगे पुनरावर्तन कैसे करेंगे। पुनरावर्तन के तौर पर देखेंगे तो कि यहाँ पे सेब की हालत के बारे में लिखे। हर साल पूछते रहते हैं, पहला सेब आधा सड़ा हुआ था तो क्या है, सुनिए। तो पहला सेब दुकानदार ने ना देखा होगा, इस कारण तो पहला सेब सड़ा था। दूसरा सेब निकाला मगर यह तो आधा सड़ा था, और तीसरा जो सेब निकाला तो एक तरफ दबकर पिचक गया था। चौथा देखा तो बेदाग था, क्लीन था, लेकिन अंदर से क्या था, जैसे बेरों में या पेरड़े कहते उसके अंदर रहता है, उसी प्रकार देखने में फ्रेश था, लेकिन वो क्या था, अंदर से एक होल जैसे दिखाई देता था, वो भी खराब था, सुराख के जैसा था, एक होल था, सुराख था। इस प्रकार सेब की हालत के बारे में हर बार आपको एग्जाम में पूछते रहते। और आजकल किसकी कमी हो रही है, विटामिन और प्रोटीन के बारे में चर्चा हो रही है। और कौन सा चीज़ पहले नहीं खा सकते थे, टोमेटो को कोई भी नहीं खाते थे, उतना खास तौर पर नहीं लेते थे, लेकिन टोमेटो एक भोजन का कुछ भी नहीं रहेगा, सालन, तो क्या करते हैं, भोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोमेटो का उपयोग करते हैं। पहले तो इसका आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब तो क्या है, टोमेटो भोजन में उपयोग करते हैं। और गाजर पहले किसी भी इंसान खाते भी नहीं थे, पूछते भी नहीं थे, एक है गरीबों का फूड बन गया था, गरीब खाते, लेकिन इसका तो गरीब ये जो गाजर जो है, अमीर लोग इसका हलवा ही बना के ही खाते हैं। ये जो याद रखने की चीज़ है। और यहाँ पे लेवा देवी करते हैं, जो फ्रूट या सेब लेते समय दुकानदार ने लेखक से क्या कहा और लेखक ने दुकानदार से क्या कहा, ये दो मुख्य विचार से आप याद रखना चाहिए। और इस पार्ट में दूसरा कुछ भी नहीं है, तो ये ही है पहला जो आपके टेक्स्ट बुक में जो है, पहला पेज में जो है टोमेटो के बारे में दिया है, गाजर के बारे में दिया है, वो याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, दुकानदार ने कस्टमर से क्या कहा, लेखक से क्या कहा और लेखक ने दुकानदार से क्या कहा, दो पैराग्राफ में दिया है। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला कि सुनो आधा से कश्मीरी से ले आ। और दूसरा जो है, दुकानदार ने खरीदारी करते समय क्या कहा कि बड़े मज़ेदार, दुकानदार ने कहा लेखक को, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, और आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाए। ये दो हो गया। इसमें ये पाठ में संबंधित पूछने वाले विचार वही है, लेखक और दुकानदार से बातचीत हुआ संभाषण जो हुआ, दो प्रश्न है, और यहाँ पे टमाटो और गाजर के विषय और सेब की हालत के बारे में लिखा है। इतना ही इस पाठ में पूछने वाले प्रश्न है। और दूसरा नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो है पुनरावर्तन में गिलुएसन के लिए, उससे पहले हम थोड़ा अनुरूपता। केला पीला रंग होता है, बनाना का रंग पीला होता है, और सेब लाल या गुलाबी रंग का होता है। तो अनुरूपता ज़्यादातर आपको लेसन से पाठ से आए हुए देते हैं, नहीं तो अभ्यास में देते हैं, क्योंकि आपने कितना पाठ ग्रहण कर लिया है, सीख लिया, सुन लिया है, समझ लिए हैं, इस तौर पर अनुरूपता बनाए जाते हैं। सेब फल है तो गाजर क्या है, वेजिटेबल है या सब्जी है। नागपुर संतरा कश्मीरी सेब के लिए पॉपुलर है। सेब और कपड़ा नापना, मेजरमेंट करते हैं कपड़ा, और टोमेटो तोलते हैं, तराजू में रख के तोड़ते हैं। और यहाँ पे विलोम शब्द है और जोड़कर लिखिए और अन्य वचन लिखिए। और अब क्या करना है, रिवाइज करना है, जो नोट्स हमने दिया है उसको आप क्या करना है, रिवाइज करें। क्वेश्चन आंसर में इतना ही वन वर्ड, और क्रम अनुसार सही क्रम से लिखिए।
वो जो आप एग्जाम में आता है उल्टा पलटा करके देते हैं, तो आप क्या करना है, सीधा वाक्य, स्ट्रेट वाक्य बनाना है और कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहले तो लाइन देते थे, आप जो ये पार्ट का जो है सेंटेंस पूरा देते हैं, उससे आप कन्नड़ा में ट्रांसलेट करना है। तो ये 1 by 1 नहीं देते। नेक्स्ट गिल्लू लेसन को ले लेंगे। तो गिल्लू में यहाँ पे अभ्यास भाग में 10 प्रश्न है। तो 10 प्रश्न में ये जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज, गिल्लू कहाँ पढ़ा था और गिल्लू किस स्थिति में लेखिका को दिखाई दिया और कहाँ पढ़ा था, इसे कौन प्रॉब्लम दे रहे थे, सता रहे थे, कौवे के चोचों से मार खा के बैठा था और दीवार की संधि में कॉर्नर में बैठा था। ये देखिए लेखक ने लाइव क्या लगाया, इसको पेंसिलिन का मरहम लगाया। याद रखना है, पेंसिलिन लिखना अभ्यास करो। मरहम ऑइंटमेंट के लिए मुलाम या मरहम कहते हैं। और आगे जो है उसकी जो कार्यकलाप के बारे में जो क्या है, वो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या करता था, वो 2-3 वाक्यों में पूछने के लिए प्रश्न है। और लेखिका ने गिल्लू को क्या क्या सिखाया, किस प्रकार रहना, किस प्रकार व्यवहार करना है। थाली में बैठता था, वो थाली के बाजू में बिठाने के लिए सिखाया लेखिका ने। ये है 3 वाक्य या 4 वाक्य के लिए आता है। और एक दुर्घटना हुआ, मोटार दुर्घटना हो गया, तो ये क्या करता था गिल्लू, क्या अपने कमरे में आता था गिल्लू, आके देखता था लेखिका नहीं है, तो क्या है वो देख के वापस चला जाता था। तो गिल्लू का मेन फूड क्या था, काजू या बिस्कुट खाता था। काजू या बिस्कुट खाता, ज्यादातर फर्स्ट प्रेफरेंस है काजू के लिए और बिस्किट के लिए। जब वो लेखिका नहीं है तो वहाँ पे फूड डालते हैं दूसरे जो घर में रहने वाले, तो क्या है ये गिल्लू नहीं खाता था, लेखिका का रात का ही खाते रहता था और कमरे में जाता था, वहाँ पे देखता था कि गिल्लू लेखिका नहीं है, तो वहाँ से सीधा वापस आ जाता था। इसे कब पता चला, जब मोटार दुर्घटना से वो बाहर आई कि डिस्चार्ज होकर घर आई, तो उसका झूला तो देखते हैं लेखिका, तब क्या है पूरा कुतर के डाल के टुकड़े करके डाल के रखा है, कुछ भी नहीं खाया है। तो कितना खाता था गिल्लू जब ये प्रेजेंट थी, जब ये थी घर में, तब खाता था, इससे ही पता चलता है। तो लेखिका के हिसाब से लेखिका को जानवर बहुत पसंद है, तो जानवरों से, और उनके घर में बहुत सारे जानवर रहते थे, ये नहीं। और ये जो है कभी कभी गिल्लू जो है सुनजुही के पत्तियों में जाके सोता था, रहता था। और जो लेखिका दुर्घटना से घर आई तो लेखिका के सिरहाने सो जाता था, रहता था और होले होले से इससे क्या करते थे, अपने बालों से खेलता रहता था। और ये गिल्लू जो है लेखिका के हिसाब से कहती है कि ये 2 साल से ज़्यादा नहीं बचता है। गिलहरी या गिल्लू 2 साल से ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन 2 साल होने के बाद लेखिका ने अंदाज करती है कि इसके एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता था गिल्लू का, तो ये हाथ पैर ठंडे हो गए थे। इसके बचाने के लिए कोशिश की, किस प्रकार कोशिश की, तो आपने देखा, सीखा है, क्वेश्चन आंसर में भी है। लेकिन उष्णता देके उसको क्या है बचाने के लिए देखी, 2 वर्ष हो गया, तो गिलहरियों का जीवन केवल 2 वर्ष तक ही रहता है, लेखिका बता रही है। और इस हिसाब से गिल्लू क्या हो गया 2 वर्ष में ही मर जाता है। तो उसका जो है प्लेस कहाँ पे खेलता था, उसका जो डेड बॉडी, उसका जो देह, तो क्या करती है वो सोनजुही के वहाँ पे ही ज़्यादातर खेलती थी, उसी में ही नीचे क्या करती है, उसी में वहीं पे इसको रख देती है। सोनजुही मतलब एक टाइप का फूल है, फूल या फ्लावर कहते हैं फूल, तो फूल के नीचे ही ज़्यादा खेलते रहता था। तो इतना मरने वाला स्थिति था गिल्लू, तो ये लेखिका उसको बचा के जीवन दे के 2 साल तक वो काम ये उसके साथ था। तो धूप रहेगा तो गिल्लू बाहर नहीं आता था, लेखिका जो काम करती है बाहर, तो गिल्लू क्या करता था, बाहर नहीं आता था। गिल्लू नाम से पुकारते थे, लेकिन इसका नाम तो गिलहरी रखा, गिलहरी है तो गिल्लू नाम से बुलाते थे। तो बाहर आता नहीं था। लेखिका जब बाहर काम करती है, धूप में भी काम करती है, लेकिन
गिलहरी अपने झूले में झूलते रहता था और खिड़की से बाहर झांकते रहता था और शाम पे 4 बजने पर क्या करता था, अपने सहेलियों को, दोस्तों को बुलाते रहता था। वो भी आके क्या करते थे, चिक चिक शब्द से बुलाते थे, क्योंकि उनका जो बोली आवाज़ कुछ ऐसे साउंड में ही पता चलता था कि वो कुछ बोल रहे, तो वहाँ पे जाता था, आता था, सब कुछ करता था। लेखिका कभी कभी सोचती थी क्यों मैं इसे बंदिश में रखूं। तो एक दिन उन्होंने अपना पिंजरा खोला और खिड़की सब दरवाजे सब खोल दिए कि जाना है तो स्वतंत्र रूप से मुक्त होके क्या है जिंदगी बिता सकता है। लेकिन गिलहरी जाने के लिए मन नहीं था, उधर ही बाहर अंदर ऐसे खेलते रह जाता था। वह इतना भी कोशिश की, लास्ट अंत तक भी उसकी गिलहरी की सेवा अच्छी प्रकार से की। तो नेक्स्ट हम जो देखते हैं जो क्या है, अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य में एक वाक्य तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। अभिनव मनुष्य के लेखक या कवि कौन है, ये पूछते हैं कभी कभी। ये जो आसमान में और आकाश में मनुष्य आकाश में आसमान में सब उड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो गिल्लू लेसन में जो अभ्यास भाग में तो फिल इन द ब्लैंक्स अनुरूपता और कन्नड़ या अंग्रेजी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, खाली जगह भरिए, एक वचन और बहुवचन है, और प्रेरणार्थक रूप को थोड़ा ध्यान देना है। ये सब क्या है, वन वर्ड में आता है। और विलोम शब्द को लिखिए, जोड़कर लिखिए। आपको एग्जाम में पहले लास्ट ईयर आप निकाले थे जोड़कर लिखने के लिए। अब जो है फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी का सब जो है अनुरूपता सब आ जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखते जाइए। कन्नड़ या अंग्रेजी में आपके टेक्स्ट बुक में वैसे नहीं आता है, क्योंकि एक एक लाइन पहले देते थे, अपने लास्ट ईयर से वो चेंज किए, पूरा सेंटेंस देते हैं। एक सेंटेंस नहीं, 4 सेंटेंस देते हैं। पहले भी जो क्या अलग अलग टाइप से, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में वैसे 4 अलग अलग रीति से देते थे। अब जो है एक ही पार्ट के जो सारांश तौर पर लिखते हैं, उसी प्रकार से आपको आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, उसमें जो है वैसे ही देते हैं। और आगे जो मैंने कहा है अभिनव मनुष्य पाठ, अभिनव मनुष्य पद्य जो है ये रामधारी सिंह का जो है ये पद्य बहट के लिए नहीं है, कंठस्थ करने के लिए नहीं है आपको। और इसमें जो कुछ भी नहीं है, वन वर्ड बहुत ही आसान है। आज मनुष्य का यान आकाश में जा रहा है, वो सब अपने करों में, कर मतलब क्या है, हाथों में किया है, कर मतलब हैंड, अपने मुट्ठी में किया है, हाथ में किया है, तो करों में चलता रहता है, करों में है और आसमान में जाता है। सब वे जो पर्यावरण या एनवायरनमेंट को सब अपने मुट्ठी में करना चाहता है और सब उसके हुक्म से ही चलता है। तो यहाँ किस प्रकार मनुष्य आगे बढ़ चुका है यहाँ पे दे चुके हैं। ये वन वर्ड आप अच्छी तरह से सीखिए, वन वर्ड ही इम्पॉर्टेंट है और पूरा समरी वन वर्ड के अंदर ही आ जाता है। पूरा पाठ का विस्तृत रूप इसमें ही आ जाता है। यहाँ 3 प्रश्न दे चुके हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 3 प्रश्न का उत्तर आपको पूछेंगे। यहाँ पे अभिनव मनुष्य के ऊपर एक ही प्रश्न पूछते हैं, अभिनव मनुष्य के पद्य के सारांश आप अपनी भाषा में लिखिए। तो आप क्या करना है, पूरा अभिनव मनुष्य पद्य का जो है सारांश वन वर्ड क्वेश्चन आंसर जो है उसको मिला के, और जो आपने सुना है वीडियो तौर पर और आपने कितना अंडरस्टैंडिंग किए हैं, समझ चुके, उस हिसाब से आप क्या करना है, उसको लिखना है। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि चौथा पार्ट है मेरा बचपन। मेरा बचपन जो पार्ट में जो यहाँ पे इसके जो ये जो अभिनव मनुष्य जो उसमें जो भावार्थ लिखे, जो यहाँ पे दिए भावार्थ उसी को ही ज़्यादातर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभिनव मनुष्य के पाठ से ही देने, वहाँ पे आगे तो उसी के दोहे भी आते हैं, ये और वो 2 में 1 लिख सकते हैं। और जो है पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, मतलब क्या है, पूर्ण करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए नहीं है। और नेक्स्ट देखिए रोमन नंबर 6 में जो है पर्यायवाची शब्द आता है। पर्यायवाची शब्द आपको 7 दिए हैं, उसमें 1 या 2 दे देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 ऑप्शन देके आपको देते हैं। विलोम शब्द लिखिए, और विलोम शब्द भी ऐसे रिपीटेड विलोम शब्द रहता है, जो पहले क्लास में, पिछली क्लास में आप सीख कर आए हैं, आप इजी है, ऊपर देंगे नीचे आपको पता है, और फिर आता ही रहता है। जो इजी है, आसान है, वो आपको मैं आपके माइंड में रख लेना चाहिए। तो समझो कि आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे सब है, सिंपल वर्ड्स आपको पता है, आपको आप तो हिंदी जानते हैं और सीखते हैं, इसके लिए आपको ये सब
जो मुश्किल है, अभी तक आपने सीखा नहीं है, सुना नहीं है, इसका ऑपोजिट आपकी याद में तकलीफ है, इसको आप ऑपोजिट को ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एक शब्द लिखिए जो वहाँ पे 5 है वो है, और अनुरूपता में आपको दिए हैं गिरी मतलब पहाड़ है, तो वारी मतलब क्या है। पावन पवन वायु सिंधु डैश, जमीन आसमान आकाश डैश, नर आदमी और उर डैश। ये जो 4 है जो अनुरूपता में इसमें से कोई भी एक आए। और नेक्स्ट, मेरा बचपन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। इस लेसन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे तो इनके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस पार्ट में आपने कितना सीखा है, इस पार्ट के अंतर्गत से उन्होंने प्रश्न पूछते हैं। एक जो रहेगा उनका पैदाइश कहाँ पे हुआ, किस जिला में कहाँ पे कैसे हुआ था, एक, और उनके बाप का नाम माँ का नाम पूछेंगे, वन वर्ड में तौर पर बोल रही हूँ मैं। और उसके बाद किस प्रकार घर में अपने माँ के साथ खाना खाते थे, किस प्रकार वो बैठते थे खाना खाते थे, ये भी दे चुके। और आगे देखेंगे तो क्या है, जो है उन्होंने नमाज के बारे में पूछते थे। 5 वक्त की नमाज है, 5 टाइम पे नमाज पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है। और उनके पिता भी वैसे ही थे, उनके दोस्त हिंदू थे, उनसे बहुत मिलजुल कर रहते थे। और इनके एरिया में जो है रहने वाले सब लोग हिंदू थे, लेकिन उनमें से बहुत सारा मिलनसार था, झगड़ा नहीं करते थे, आपस में ही भाई भाई के रूप में रहते थे। और उनके उसके बाद जो है उन्होंने नौकाएं बनाने का काम शुरू करते हैं, और उनके साथ जीजा जी भी रहते हैं, और उनके साथ इन दोनों मिलके क्या करते हैं, नौकाएं बनाने का काम करते जाते हैं। और एक वो जो है ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, और स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर, और समुद्र तट पर उन्होंने नौकाएं बनाते जा रहे थे। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाता था ये नौका, बोट, वो भी यहाँ पे दिए हैं। और उसके बाद वहाँ पे काम करते करते उनकी बहन का, बड़ी बहन का जोहरा के साथ उनके साथ शादी हो गई, लेकिन जलालुद्दीन जो है, जलालुद्दीन इनसे छोटे थे, जलालुद्दीन बड़े थे, लेकिन अब्दुल कलाम और जलालुद्दीन को बहुत मिलजुलते थे, उनके साथ बहुत सारे प्रश्न, लेकिन क्योंकि वो जो पढ़ाई में बहुत आगे थे जलालुद्दीन, और अब्दुल कलाम भी आगे थे, लेकिन वो बड़े थे, ये छोटे थे, उनके साथ बहुत मिलजुल कर रहते थे, और उनसे बहुत उनको लगता था जैसे कि जीजा के हिसाब से नहीं थे, वो बहुत क्या फ्रेंडली मित्र के रूप में रहते थे। और अंग्रेजी बहुत उनको उन्होंने सिखाया, अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति वो अकेले ही थे। और आगे तो क्या है, उनके एक चचेरे भाई थे शमशुद्दीन, उन्होंने न्यूज़पेपर का काम करते थे, न्यूज़पेपर लाना ले जाना ऐसा काम करते थे। 1000 प्रतियां उनकी वहाँ पे न्यूज़पेपर रहती थी, अखबारों को लाना ले जाना काम भी करते थे शमशुद्दीन। और उनके गहरे 3 मित्रों के नाम बताए हैं यहाँ पे, वो जो है रामानंद शास्त्री, अरविंद शास्त्री और शिव प्रकाश, ये सब है वन वर्ड में आता है। तो आप यहाँ पे पूछने वाले प्रश्न है कि उन्होंने माँ के साथ किस प्रकार व्यवहार करते, किस प्रकार बैठते थे, खाते थे, पीते थे, और इनका जीवन कैसे रहा। पहले एक बार बता चुके हैं, निश्चिंतता और सादगी में बीता, जीवन किस प्रकार चला। और माँ की आशी अम्मा थी, आशी अम्मा के साथ वे किस प्रकार व्यवहार करते थे, खाना किस प्रकार खाया करते थे। और जो नेक्स्ट जो है नमाज के बारे में उन्होंने क्या कहा था, और जैनुलाब्दीन कौन सा काम शुरू किया था, तो मैंने कहा था नौकाएं बनाना ये सब। और ये जो है वन वर्ड के लिए 4 या 5 वाक्य में दिए हैं। शमशुद्दीन अखबारों के विवरण का कार्य कैसे करते थे, अखबार जो एजेंसी का काम करते थे किस प्रकार करते थे। और वहाँ पे 2 मुहावरे दे चुके हैं। पाव फटना मतलब क्या है, प्रभात होना, या काम आना, काम में आना, इस्तेमाल करना, वचन बदलिए गए, और विलोम शब्द जोड़कर लिखे देना एग्जाम में बंद किया गया है, जोड़कर लिखे नहीं। आप तो चाहे तो आप बोर्ड क्वेश्चन पेपर सब देखिए, तो पहले था, अब 2-2 साल से जोड़कर लिखे बंद किए हैं, नहीं दे रहे। और रिक्त स्थान भरिए फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर, और अनुरूपता में ध्यान दीजिए। गांधी जी राष्ट्रपिता है, अब्दुल कलाम और जलालुद्दीन राष्ट्रपति, जो है गांधी जी राष्ट्रपिता
अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, वहाँ पे कंफ्यूज होने के लिए आपको दे रहे वैसे। और नेक्स्ट जलालुद्दीन जीजा थे और शमशुद्दीन चचेरे भाई। और ट्रेन भू यात्रा है, नौका जो है जल यात्रा। नौका मतलब बोट जो कहाँ से जाता है, पानी में जाता है। ट्रेन जो है भूमि में जाता है तो भू यात्रा है। और ये जल यात्रा है, नौका जो है जल यात्रा है। और हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम कहाँ जाते हैं आपको पता है, मस्जिद में जाते हैं। वाक्यों में प्रयोग कीजिए है और पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दे चुके हैं ये। और सही शब्द से खाली स्थान भरिए। इसी प्रकार आपको भी एग्जाम में 8 ऑब्जेक्टिव टाइप देते हैं खाली जगह भर्ती करने के लिए। 4 ऑप्शन रहता है। वहाँ पे पहला देखिए, अब्दुल कलाम का जन्म डैश में हुआ था, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन है, चेन्नई, बेंगलोर, रामेश्वरम, श्रीरंगम। तो क्या आपका सही उत्तर होगा रामेश्वरम। तो आपने पहले पढ़ चुके हैं, तो वो 3 गलत रहता है आंसर, 1 सही रहता है। अब तो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत सारे केयरफुल से आप क्या करना है, उत्तर लिखना है, उत्तर ढूंढना है। तो अगर आपको डाउट भी रहेगा तो आप क्या करना है, रख लेना है, बाद में फिर करूँगी या करूँगा ऐसे सोच के रख लेना चाहिए। और इसमें जो भाषा ज्ञान जो है वो सब एग्जाम में नहीं आता। भाषा ज्ञान से पहले जो दिया है, भाषा ज्ञान क्यों देते हैं, आपको समझने के लिए, आपको समझ में रहना चाहिए इसका, ये सब क्या है, ये सब भाषा से लेसन से आगे की बात सब देते हैं, वो सब आपको जानकारी के लिए, आपको नॉलेज लेने के लिए देते हैं। भाषा ज्ञान सब है ना एग्जाम में नहीं देने, तो केवल भाषा ज्ञान से पहले जो दिए वो सब आप क्या करना है, दिमाग में रख लेना है। और जो है नेक्स्ट हम सीखेंगे छुट्टी पत्र और पिताजी को पत्र, जो मैं शामपट पर लिख के बता रही हूँ। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबको प्यार भरा नमस्कार। हम तो पाठ पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं, सीख चुके हैं, पूरा हो गया है। लेकिन आप जो कर रहे हैं मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, जो यहाँ पे क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या दे रहे हैं, तो आपको 80 मार्क्स उनका 80 मार्क का एग्जाम लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ पुनरावर्तन तौर पर जो है छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र आपने पहली बार सीख रहे हैं, तो छुट्टी पत्र लिखते समय आपके बाएं ओर स्थान लिखना है। अब जो समझो आप जो है कारकड़ा, तो कारकड़ा लिखना है यहाँ पे। और जिस दिन आप एग्जाम लिख रहे हैं, जिस दिन आप परीक्षा लिख रहे हैं, तो उस दिन का तारीख डालना है। तो यहाँ पे से तारीख ये हो गया, ये बाएं साइड का, ये साइड का। और सीधा जो दिनांक लिखा है वहीं पे आपको स्टेट में, या अगर आप चाहे तो लाइन छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सिंगल लाइन रहता है आपके रोल बुक में, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो छोड़ना मन करता है तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके मार्जिन, ये जो है मार्जिन, मार्जिन के बाजू में ही ये जो है ट्रेक्शन फ्रॉम रहता है। तो यहाँ पे क्या है आपका नाम, तो आप जो बताना चाहते हैं तो क्या है, आपका असली नाम बता सकते हैं। आपका जो नाम है उसको लिख सकते हैं, नहीं है आप किसी का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको क्रेस्टिंग लिखना नहीं चाहते हैं, तो क्योंकि पब्लिक में सब नहीं बताते, इसके लिए आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और जो प्लेस है आपका क्रेस्टिंग स्कूल कारकड़ा, ये जिन्हें स्कूल होने के बाद कॉमा डालना है और कारकड़ा होने के बाद फर्स्ट स्टॉप डालना है। ये जो है आपका एड्रेस हो गया, तो आपका नाम लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है और प्लेस का नाम लिखना है। तो जहां पे आपने प्रेक्षक लिखा है, नाम लिखा है, उसी सीधे लाइन में क्या आना चाहिए, ऐसा लाइन मैं डाल रही हूँ क्योंकि सीधे लाइन में सेवा में जो है सेवा में लिखना है। तो सेवा में लिखने के बाद कॉमा, सेवा में लिखने के बाद कॉमा डालना। जो यहाँ पे एक हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करना है, किसको आप दे रहे हैं, टू एड्रेसेस को, प्रधान अध्यापक, क्या है प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल या अध्यापक, मुख्य उपाध्याय। तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर मुख्य उपाध्याय रहेगा तो मुख्य उपाध्याय रहेगा, नहीं कुछ भी नहीं है। अपने अध्यापक के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए छुट्टी पूछिए पूछेंगे तो आप
अब क्वेश्चन में क्या है आप देखना है, मुख्य अध्यापन दिया है कि प्रधान अध्यापन दिया है, कुछ क्या दिया है आप देखिए और आप आसानी से स्क्रीन देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे आप कहाँ पे दे रहे प्रधान अध्यापक आपके स्कूल में रहते, तो उनका जो स्कूल है वो भी आपके स्कूल है क्राइस्ट किंग, तो क्या है क्राइस्ट किंग कारखड़ा, ये हो गया कारखड़ा। उसके बाद क्राइस्ट किंग कारखड़ा या क्राइस्ट किंग स्कूल कारखड़ा। अब तो देखिए यहाँ पे क्राइस्ट किंग स्कूल कारखड़ा हो गया। ये प्रधान अध्यापक होने के बाद कॉमा डाला है और यहाँ पे भी क्राइस्ट किंग होने के बाद कॉमा स्कूल कारखड़ा फुल स्टॉप। ये हो गया फ्रॉम एंड टू। जहाँ पे आपने सेवा में लिखा है टू लिखा है उसी सीधे लाइन में नीचे आ जाता है। मैं तो लिखूंगी यहाँ पे लिखना पड़ता है क्योंकि आपका एक ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसके लिए महोदय क्या है महोदय या मान्यवर भी लिख सकते हैं, महोदय लिखा है। तो यहाँ पे महोदय होने के बाद जो है विषय, महोदय होने के बाद उस विषय इमार्जिन से इतना गैप छोड़ना है, महोदय के नीचे कॉमा होता है, इसके बाद में यह विषय लिखना है। तो विषय लिखते समय क्या है आपका विषय क्या है, छुट्टी पत्र के लिए विनती, छुट्टी पत्र के लिए विनती। छुट्टी पत्र के लिए विनती, सब्जेक्ट विषय मतलब सब्जेक्ट जो है वो। और यहाँ पे आप स्टार्ट करना है किस वजह से आप छुट्टी ले रहे हैं। उपयुक्त विषय अगर आपको क्वेश्चन में रहेगा तो स्वास्थ्य के बारे में या आपकी तबीयत के बारे में बताते हुए आपको छुट्टी पत्र लिखना है। नहीं तो क्या है किधर भी जाने के लिए है तो क्या छुट्टी मांगे, तो बुखार है ये जो है स्वास्थ्य के अंदर जाता है उसी के हिसाब से। तो नहीं तो क्या है घर में फंक्शन है, भाई और बहन की शादी है तो आप लिख सकते हैं। वहाँ पे मैटर देते हैं, विषय देते हैं, इस विषय के कारण आप छुट्टी पत्र लिखिए। अगर बहन की शादी है उस विषय पर, तो भाई की शादी है उस विषय पर, अगर किसी भी तरफ जाना है तो उसके हिसाब से छुट्टी पत्र, या स्वास्थ्य संबंधित बुखार या तबियत ठीक नहीं है इस प्रकार उस हिसाब से दे रहे। तो क्या है यहाँ अपना विषय लिखना है। जहाँ कहाँ पे विषय लिखेंगे, जो महोदय हो गया विषय हो गया, उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करना है उपयुक्त विषय के अनुसार। उपयुक्त मतलब ये जो है, नहीं तो क्या है विषय के अनुसार, विषय मतलब यही है विषय के अनुसार मैं 3 दिन आ नहीं सका स्कूल, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं उपयुक्त विषय के अनुसार, उपयुक्त मतलब यही छुट्टी पत्र के विषय के अनुसार मैं 3 दिन स्कूल आ नहीं सका या आ नहीं सकी क्योंकि मुझे बहुत पेट में दर्द था या बुखार था। रीजन आपका बताना है, बुखार था या तो सिर में दर्द था, इसके लिए मैं आ नहीं सका, इसके लिए मुझे 3 दिन की छुट्टी मंजूर करना चाहिए। मेरी जो है 3 दिन की गैर हाजिरी को आप क्या करें मंजूरी कीजिए। जो गैर हाजिरी आप लेते हैं वो गैर हाजिरी का नंबर या दिनांक यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में है आप क्या है उसी प्रकार लिखना है। यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में जो है आप उसी को फॉलो करते हैं तो आपको जो है उसी को फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो क्या है आपको छुट्टी चाहिए तो मुझे यहाँ से यहाँ तक इतने तारीख से इतने तारीख तक मुझे छुट्टी चाहिए, तो मुझे छुट्टी प्रदान कीजिए। तो क्या विषय देते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ क्या करना है 2-3 लाइन लिखना है, 3 या 4, कम से कम 4 लाइन लिखिए। तो क्या है यहाँ से यहाँ तक एक हो जाता है और एक लाइन, तो क्या है विषय जो क्या है इसके बाद में आता है एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन यहाँ पे होता है और तीसरा लाइन हो जाता है और चौथा लाइन में एंड कीजिए। 4 लाइन देना है क्योंकि इसके लिए विषय के लिए आपको मिलता है 2 अंक। 2 अंक इसके लिए देते हैं, विषय में आपने क्या लिखा है इसके हिसाब से आपको 2 अंक दिया जाता है। तो ये जो है आधा मार्क देते हैं, यहाँ पे भी आधा मार्क देते हैं, यहाँ पे भी आधा मार्क देते हैं और यहाँ पे भी आधा मार्क देते हैं। ये जो फ्रॉम टू जो लिखेंगे उसके लिए आधा आधा मार्क देते हैं और वो डिवाइड करके रखते हैं क्या किस का मार्क देना है। तो 4 या 5 मार्क देता है तो 2 मार्क यहाँ पे देते हैं।
हस्ताक्षर, तो क्या है पेरेंट्स सिग्नेचर। अभिभावक का हस्ताक्षर यहाँ पे आप लिखना, अभिभावक का हस्ताक्षर, यहाँ आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर डालना है। और क्या है बवलिया, यानी तो आपका छात्र ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका छात्र ऐसे लिख के आपका सिग्नेचर डाल देना चाहिए। ये यहाँ पे हो गया 2 3 या यहाँ पे क्या है 1 मार्क देते हैं 4 मार्क के लिए और पेपर सेटिंग करते हैं। नहीं तो क्या है 5 मार्क के लिए रहेगा 1 2 3 4 4 मार्क। और यहाँ पे फुल्ली आपके हस्ताक्षर और अपने पेरेंट्स आपके माँ बाप के हस्ताक्षर का भी 1 मार्क ऐसे भी करते हैं। 1 2 3 4 ये जो मैटर के लिए विषय के लिए जो 2 मार्क रहता है 2 3 4 और यहाँ पे 5 मार्क देते हैं। टोटली इसको क्या है आराम से आपको 5 मार्क मिल जाता है। 4 मार्क का रहेगा तो आधा आधा करते और 5 मार्क का देंगे तो 1 मार्क में देते हैं। तो छुट्टी पत्र मेन है आपको का क्या है बहुत से ज्यादातर पूछने वाली ये जो छुट्टी नोट है छुट्टी पत्र ही पूछते हैं। आपको छुट्टी पत्र लिखना सीखना आना है, इस वजह से आपको छुट्टी पत्र मेन पूछते हैं। उसके बाद में दूसरा जो पत्र है उसके बाद में पूछते हैं। अगर छुट्टी पत्र आप नीट से लिखेंगे, लिखते लिखते गंदा करना और स्ट्राइक आउट करना, उसमें वहाँ पे ये होना मिस्टेक हो जाना, ये सब रहेगा तो आपको क्या है स्पेलिंग मिस्टेक और उतना नीट जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसी प्रकार से नीट रहेगा तो आपको क्या है 5 मार्क आराम से मिल जाता है। 4 हो या 5 मार्क आराम से मिल जाता है। इसके लिए छुट्टी पत्र लिखते समय आप एक ही पेज लिखिए, एक ही पेज में लिखिए। अगर आपका आंसर पेपर में यहाँ से इतना ही जगह है तो क्या करते हैं आप यही पेज स्टार्ट करते, पेज वेस्ट हो जाता है। तो क्या करिए पेज के लिए आप उतना ध्यान मत दीजिए। छुट्टी पत्र एक ही पेज में एक ही लाइन में आ गया तो देखने के लिए आकर्षण के लिए और एप्लीकेशन भी आप दिए जैसा होता है इसके लिए फुल मार्क देते हैं। ये भी वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, करेक्शन करने वाले ऑब्जर्व करते हैं, देखने वाले देखते हैं, हम लोग देखते हैं। तो क्या है आपको क्या पेज यहाँ पे बचा है तो वहीं पे मत लिखिए, आप नया पेज लीजिए और नए पेज में अच्छी तरह से लिखिए। अपने बुक में भी है इस प्रकार नीट है उसी प्रकार लिखेंगे तो आपको कोई किसी वजह से मार्क नहीं काटते हैं। ये हो गया छुट्टी पत्र। तो अगले कक्षा में फिर मिलेंगे अगले विषय को मतलब अगले पाठ को देख के पाठ के हिसाब से हम पुनरावर्तन करते जाएंगे। आपको क्या है मिड टर्म की तैयारी करते जाना चाहिए, इसके लिए इस हिसाब से हम पुनरावर्तन करते जा रहे हैं। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। आपको शायद समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा तो आपको 5 मार्क मिलने में आसानी हो जाएगी, आप सीख चुके होंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। आप गृह कार्य में भी हम देते हैं उसको लिख के आप सीखिए। तो क्या है मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गलतियाँ नहीं होना चाहिए, गलतियाँ नहीं करना है और पेपर इतना साफ रहना है कि देखते समय लगना चाहिए वो एप्लीकेशन है छुट्टी पत्र ऐसे लिखेंगे तो आपको मार्क देते हैं। इतना आज के लिए काफ़ी है। अब फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।